नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ केयर में। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक और न्यू अपकमिंग आईपीओ की, जो कि बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, यानी अपकमिंग मंडे से ये आपको आता हुआ दिखाई देगा। और ये अपकमिंग आईपीओ भी काफ़ी बड़े साइज का नहीं है। तो इसका नाम है गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग आईपीओ। बेसिकली अगर इस कंपनी की दोस्तों बात करें तो कंपनी अपने नाम से पता लग रहा है कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और ये बेसिकली काम करती है दोस्तों रेजिडेंशियल फ्लैट्स बनाती है, कमर्शियल फ्लैट्स बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है, और इसके और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट होते हैं उस पर भी काम करती है। जानेंगे इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल कैसे हैं कंपनी के, इस वीडियो के माध्यम से इसमें जानेंगे कि कितना आईपीओ का इशू साइज है, क्या वो इंपॉर्टेंट डेट्स होने वाली हैं, जीएमपी में क्या डिमांड बनी हुई है, और इसमें अभी क्या करना है हमें, ये सब डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड आईपीओ की। तो बेसिकली दोस्तों ये बहुत कंपनी की अगर हम बात करें तो नाम से पता लग रहा है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है। और गरुड़ा कंपनी जो फाउंडेड हुई थी वो 2010 में हुई थी, यानी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2010 में। तो कंपनी को लगभग आप कह सकते हो कि लगभग 15 साल के लगभग से ऊपर से हो चुका है। कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड कराती है बेसिकली वो कराती है कम्प्रिहेंसिव कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड कराती है, जिसमें रेजिडेंशियल हो गया है, कमर्शियल रेजिडेंशियल हो गया है, कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जो होते हैं वो हो गया, एज वेल एज एडिशनल सर्विस भी प्रोवाइड कराती है इंफ्रा में और हॉस्पिटलिटी प्रोजेक्ट जो होते हैं उसमें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपनी आल्सो प्रोवाइड द सर्विसेज सच एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की भी, यानी कि ओएम का भी ये करता है, यानी कि जिनके ये फ्लैट्स बनाती है उसमें ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम भी यही करती है। इसके अलावा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग का काम जो हो गया, सर्विसिंग का, वो भी ये कंपनी देती है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ साथ जो है ऑल ए टू जेड जो भी काम आता है कंस्ट्रक्शन में उस पर डीलिंग करती है, और अपने कस्टमर को पूरी सर्विसेज देती है, ए टू जेड सर्विसेज, जहाँ कंस्ट्रक्शन से लेके रेजिडेंशियल फ्लैट बनाने से लेके ओपीएम यानी ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेके इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बिंग, और ये सारी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड कराती है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का इन शॉर्ट में क्या काम है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस की, यानी कि सबसे मेन है कि कंपनी का जो अकाउंट है उसमें कैसा, मतलब ये लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी ने क्या परफॉर्म किया है वो बात करेंगे दोस्तों। तो इसमें लास्ट 3 ईयर्स बनी 22, 23 और 24 की फाइनेंशियल देखेंगे, और 1 अप्रैल 2024 तक का फाइनेंशियल दिया हुआ है कंपनी ने, नहीं सिर्फ 1 मंथ का। तो इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले एसिड की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी में 2022 में 111 करोड़ के एसिड थे, जो 176 करोड़ के हुए 23 में, 24 में बढ़ के हो गए 228 करोड़ के, और अभी 234 करोड़ के इस समय एसिड कंपनी के पास अवेलेबल हैं। रेवेन्यू पीस में देखें 77 करोड़ से बढ़ के 161 हुआ 23 में, 24 में 154, और अभी अभी जो इस एक मंथ में देखें तो 11 करोड़ 1 मंथ में रेवेन्यू जनरेट किया है, काफ़ी अच्छा है। 18 करोड़ रुपए लगभग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ है 22 में, 23 में 40 करोड़ के लगभग हो गया, थोड़ा सा डाउन गया, और 36 करोड़ के लगभग हुआ 24 में, और अभी अगर 1 मंथ की बात करें तो 3 करोड़ 50 लाख के लगभग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाई दे रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो 41 करोड़ के लगभग थी 22 में, 23 में 82 करोड़ के लगभग हो गई, 24 में बढ़ के हो गई 119 करोड़, और अभी इस मंथ तक की बात करें तो 122 करोड़ के लगभग दिख रही है। वही रिजर्व सरप्लस की बात करें तो काफी अच्छे सरप्लस है कंपनी पे, 29 करोड़ था 22 में, 23 में बढ़ के हो गया 70 करोड़, 81 करोड़ के लगभग 24 में हो गया, और एक महीना यानी अप्रैल 30 अप्रैल तक की बात करें तो 85 करोड़ के लगभग रिजर्व सरप्लस है। बोरिंग्स की बात करें तो वो भी कर्जा भी कम जा रहा है, आप देखेंगे 12 करोड़ था 22 में, 23 में घट के 19 करोड़ रह गया, फिर 15 करोड़ रह गया 24 में, और आज की डेट में भी 15 करोड़ है। तो कंपनी अपने रिजर्व पे काफी बोरिंग्स पे काफी अच्छा काम किया है, रिजर्व पे काफी अच्छा काम किया है। कुल मिला के कह सकते हैं कंपनी कैश रिच कंपनी की श्रेणी में आती है, बिकॉज जिस कंपनी का जो बोरिंग्स होता है उससे ज़्यादा अगर कंपनी में रिजर्व सरप्लस है तो कंपनी कैश रिच कहलाती है। तो यहाँ कंपनी का जो अगर रिजर्व सरप्लस की बात करें दोस्तों तो तकरीबन 85 करोड़ के लगभग रिजर्व सरप्लस कंपनी पे बने हैं अभी। और अगर बोरिंग की यानी डेप्थ की उधारी की बात करें तो सिर्फ 15 लाख रुपए है। तो 15 लाख के एवज में कंपनी देखिए 11 करोड़ के कर्जे में थी, वहां से 19 लाख पे आई, 15 लाख पे पहुंच गई। तो पिछले 3-4 साल में 11 करोड़ से सिर्फ 15 लाख के कर्जे पे आई कंपनी, तो कितना स्ट्रांग काम कर रही है आप समझ सकते हैं। 85 करोड़ का कंपनी पे रिजर्व सरप्लस है। कुल मिला के फाइनेंशियल काफी स्ट्रांग है, चाहे एसेट की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट की, नेटवर्थ की, रिजर्व की, या फिर टोटल बोरिंग्स की भी बात करें तो 6 आउट ऑफ 6 की हम इसे रेटिंग दे सकते हैं। फिलहाल मुझे पहली कंपनी दिखी है जहां की सारी चीजें पॉजिटिव में आपको दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात कर लें कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है तो 883 करोड़ के लगभग का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को आपको मिलेगा। आरओई की बात करें, रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो 36% है, काफी अच्छा है, यानी कि 15 से ऊपर काफी अच्छा माना जाता है, तो एक्सेलेंट कैटेगरी आप बोल सकते हैं 36%। आरओसीई की बात करें, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 46% के लगभग है, काफी अच्छा, ये भी एक्सेलेंट कैटेगरी में। R1W रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की बात करें 30% है, जनरली ये भी 15 से 20% के लगभग बहुत अच्छा होता है, ये सुपर कैटेगरी में आप कह सकते हैं तीनों पैरामीटर। वहीं ईपीएस की आप बात करोगे आप बात करोगे ईपीएस की तो ईपीएस आपको 4.87 के लगभग दिखाई देगा, जो कि आईपीओ आने के बाद 4.52 रहेगा। और पी रेशियो की अगर हम बात करें तो 19.49 है,
और आईपीओ आने के बाद 21 के लगभग हो जाएगा। पी में थोड़ा सा मुझे लगता है कि ओवर वैल्यूड है, क्योंकि और भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिनका पी थोड़ा सा डाउन चल रहा है, तो इसका पी थोड़ा सा हायर लग रहा है मुझे। तो कंपनी को थोड़ा सा ओवर वैल्यू डिमांड किया गया, ऐसा मुझे लग रहा है। ये मेरी पर्सनल राय है दोस्तों, मे भी हो सकता है कि आपकी राय में कुछ हो। पर अगर कंपनी की बात करें, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। आरओसी, आरओई, RONW तीनों ही पैरामीटर पे काफी स्ट्रांग दिखा रही है कंपनी। तो कुल मिला के फाइनेंशियली और फंडामेंटली दोनों ही पैरामीटर में कंपनी काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, वो क्या होने वाली है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग आईपीओ जो आपको देखने को मिलेगा वो 8 अक्टूबर यानी कि सोमवार से आपको देखने को मिलेगा। तो 8 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर यानी कि ये 3 दिन तक अवेलेबल रहेगा। 8, 9, 10 फेस वैल्यू रखेगी ये ₹5 पर शेयर। प्राइस बैंड की बात करें तो 92 रुपीज से 95 रुपीज पे है। हमें कट ऑफ प्राइस 95 चूज करना होता है। रिटेल कैटेगरी में लॉट 157 शेयर आपको देखने को मिलेंगे। टोटल इशू साइज 264 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू 173 करोड़ और ऑफर फॉर सेल 90 करोड़ के लगभग का है। तो यहाँ भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, अपॉर्चुनिटी लग रही है कि यहाँ कंपनी ने फ्रेश इशू का पोर्शन ज्यादा रखा है, 173 करोड़ के लगभग। वहीं अगर हम देखेंगे तो एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्टेड होता हुआ दिखाई देगा, बिकॉज मेन बोर्ड आईपीओ है तो दोनों में ही ये होता है। रिटेल कैटेगरी की बात करें तो एक लॉट में 157 शेयर 14,915 आपको देने हैं। मैक्सिमम 13 लॉट तक रिटेल में अप्लाई करेंगे, जहां 2,041 शेयर मिलेंगे और 1,93,000 रुपये 895 पे करने हैं। स्मॉल एचएनआई मिनिमम में 14 लॉट अप्लाई करेंगे, 2,198 शेयर मिलेंगे और 2,08,000 रुपये देने हैं। स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम में 67 लॉट अप्लाई करेंगे और 9,99,000 रुपये पे करने होते हैं। इस बिग एचएनआई की अगर हम बात करें तो मिनिमम 68 आपको लॉट अप्लाई करने हैं, 10,676 शेयर मिलेंगे और 10,14,000 रुपये आपको पे करने हैं। अगर बात कर लें इसमें प्रोमोटर होल्डिंग किसकी, तो प्रवीण कुमार, विजेंद्र कुमार अग्रवाल जी दिखाई दे रहे हैं। पीकेएच वेंचर लिमिटेड आपको दिखाई देगा और मक इंडिया टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड इसके जो है प्रोमोटर्स है। शेयर होल्डिंग 96.81% है, यानी कि 3% के लगभग डाइल्यूट हो चुकी है। मे भी शायद पीकेएच वेंचर लिमिटेड को दी गई हो, या कुछ क्लियर नहीं है। और इस आईपीओ के आने के बाद शेयर होल्डर के पास कितनी बचेगी यहाँ भी कोई डिस्क्लोज नहीं किया गया है, पर फिलहाल अभी 96% के लगभग इनके पास है, 96-97%। गरुड़ा कंस्ट्रक्शन की अगर रिजर्वेशन चार्ट की बात करें तो हर कैटेगरी को ठीक ठाक दिया गया है, एज यूजुअल जैसे होता है। क्यूआईबी के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेल कैटेगरी के लिए 35% रखा गया है और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% है। तो कुल मिला के रिटेल कैटेगरी को 35 यहाँ मिला है। तो कुल मिला के जो एवरेज आईपीओ आते हैं और सब में होता है सेम ही एक ऑफर किया गया है, कोई ऐसा अलग से ऑफर आपको ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। तो रिटेलर के लिए 35% है, क्योंकि आईपीओ का इशू साइज भी काफ़ी छोटा है दोस्तों, तो इसलिए कह सकते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम बात करें यानी जीएमपी की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ बहुत अच्छी डिमांड नहीं दिखाई दे रही अभी फिलहाल। तो अगर हम बात करें गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग आईपीओ की, तो प्राइस बैंड 95 रुपीज़ दिखाई दे रहा है और जीएमपी से 12 रुपये ट्रेड कर रहा है। तकरीबन आप कह सकते हैं 12.63% का लिस्टिंग गेन, यानी कि 13% के लगभग ओवरऑल दिखाई दे रहा है आज की डेट में। फायर रेटिंग की बात करें तो 5 आउट ऑफ 3 बनी हुई है। 264 करोड़ का टोटल इशू साइज है। 157 शेयर आपको एक लॉट में मिलेंगे। 8 अक्टूबर को ओपन होगा, 10 अक्टूबर को क्लोज होगा, 11 अक्टूबर को आपको अलॉटमेंट आपको पता लगेगा कि आपका लिस्टिंग वो अलॉटमेंट स्टेटस, और 15 अक्टूबर को आपको लिस्टिंग का पता लगेगा। अभी दोस्तों कुल मिला के अगर हम बात कर लें लिस्टिंग गेन क्या बन रही है, तो लिस्टिंग गेन का जो क्राइटेरिया है वो मैच नहीं कर रहा है। बेसिकली हम जिस क्राइटेरिया को सेफर साइड मान के चलते हैं वो कहलाता है 20% से लेके एटलीस्ट 30% के बीच में अगर कहीं आईपीओ का लिस्टिंग गेन लैंड कर रहा हो तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सेफर साइड है। पर फिर भी मार्केट में कुछ भी सेफ नहीं होता दोस्तों, पर फिर भी एक अज्यूम किया जाता है कि 20-30% का लिस्टिंग गेन थोड़ा सा सेफ माना जाता है। पर ये अभी 12% का है और कब नीचे हो जाए पता नहीं, क्योंकि मार्केट की कंडीशन जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से शायद ये नीचे भी जाए। पर कुल मिला के कह सकते हैं कि फाइनेंशियली कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है, लेकिन यूनिक कंपनी ऐसी नहीं है कि जो कहें कि यूनिक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में काफ़ी कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड है मार्केट में और काफ़ी बड़े बड़े नाम दिग्गज कंपनियां भी हैं। उस हिसाब से कंपनी काफ़ी छोटी है, तो आगे चल के कैसे करेगी पता नहीं। पर अभी तो फिलहाल 3 साल के अगर हम फाइनेंशियल फंडामेंटल देखें तो काफ़ी स्ट्रांग है कंपनी की। तो कुल मिला के अभी हम अपना मन बनाते हैं, देखते हैं, अभी वेट और वॉच करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि पहले दिन का जो है आपको सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखना पड़ेगा। फर्स्ट डे के सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। तब तक देखेंगे कि जीएमपी मार्केट में और डिमांड बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, जिनको लॉन्ग टर्म करना है, उनके लिए तो कंपनी एज यूजुअल अच्छी है, क्योंकि कंपनी के जो दिखाई दे रहे हैं फाइनेंशियल फंडामेंटल वो काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। पर फिर भी यहाँ कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने का हम रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। सारे वीडियो जो है वो नॉलेज पर्पज से बनाए जाते हैं, सो डैट कि आपको एनालाइज करने में दिक्कत ना हो और आप अपना डिसीजन ले पाएंगे कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी नहीं है, वो कंपनी के प्रोज जो है कॉन्स जो है, फाइनेंशियल फंडामेंटली कंपनी कैसी है, जीएमपी में क्या डिमांड चल रही है, ये सब हम एनालाइज करते हैं, सो दैट कि आपको इजी डिसीजन लेने में इजी हो जाए और आप इजीली डिसीजन ले पाएं कि आपको अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। पर यहाँ कोई भी रिकमेंडेशन आपके लिए नहीं है कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करें या इसमें नहीं करें। तो कुल मिला के कंपनी फर्स्ट शॉट में तो अच्छी दिख रही है। अब डे 1 के सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बाद पता लगेगा कौन सी कैटेगरी कितना सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करती है और कैसा रहता है जीएमपी का ट्रेंड, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे। तो चैनल पे बने रहिएगा, जल्दी अगला वीडियो भी आएगा जब हम फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन स्टेटस बताएंगे और फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।